Hello students, welcome to our current affairs class. In this class we will discuss some important current affairs. आज की करंट अफेयर की क्लास में हम 1 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में 1 जुलाई 2024 के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज। Here you can correct this. This is national news. Then we will discuss some banking and financial news. कुछ हम बैंकिंग और वित्तीय समाचार से रिलेटेड न्यूज देखेंगे। देन कुछ न्यूज देखेंगे जो डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बनी है 1 जुलाई की। सम इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी न्यूज, खेल समाचार, कुछ महत्वपूर्ण दिन आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे जो पर्यावरण से रिलेटेड होंगी। सम इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उसके साथ साथ भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। बुक्स एंड ऑथर, अभी रिसेंटली अगर कोई किताबें बेसिकली लॉन्च हुई हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज। देन नियुक्ति समाचार और लास्ट में हम अपने पूरे आज के करंट अफेयर्स की समरी डिस्कस करेंगे। ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, ये आज की हमारी हेडलाइंस होने वाली हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द इमेज यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these image. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें। आज की जो हमारी पहली न्यूज होगी वो है हमारी फर्स्ट नेशनल न्यूज। तो रिसेंटली MOHUA, व्हाट इज MOHUA? MO refers to Ministry of Housing, Urban and Affairs. Ministry of Housing, Urban and Affairs launched सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर SBM 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था। अभी उसका दूसरा वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है जो कब से कब तक होगा? 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक होगा। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए, भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। तो यह जो पहल होगी ये स्थानीय निकायों की भारी बारिश और मानसून के मौसम के दौरान बढ़ते हुए स्वास्थ्य जोखिम से निपटने की तैयारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसे जल जनित और वेक्टर जनित रोगों को रोकने के लिए डायरिया रोकथाम अभियान के रूप में के अनुरूप लागू किया जाएगा। तो क्या होता है, जब जल इकट्ठा हो जाता है, जो वाटर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मच्छर, अलग अलग कीट पैदा होते हैं जिससे डायरिया जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। तो ताकि डायरिया को रोका जा सके तो इसी अभियान के तहत डायरिया को भी रोका जाएगा। तो दिस कैंपेन, बेसिकली ये जो कैंपेन है ये स्वच्छता अभियान नागरिक केंद्रित वकालत और विभागीय समन्वय पर केंद्रित है, जिसमें स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल पर विशेष ध्यान दिया गया। तो मेजरली किस चीज पर फोकस किया गया है? सैनिटेशन, हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? तो न्यूज समझ में आई आपको? तो आपको सिंपली यहाँ से क्या याद रखना है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो इनिशिएटिव है वो किस मंत्रालय का है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का है, जिसको स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 1 जुलाई से 31 अगस्त तक लागू किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच इज नीति आयोग, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। देखो यहाँ पे कितनी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्वॉल्व है। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो नीति आयोग बनाया गया था वो इसमें इन्वॉल्व है।
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है वो इन्वॉल्व है। तो इन सभी मिनिस्ट्री ने जॉइंटली इनिशिएट किया है यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ। तो इन सब के संयुक्त रूप से वन हेल्थ के लिए एकीकृत कानून और नीतिगत ढांचे की शुरुआत की है। सो वन हेल्थ के लिए जो यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो किस किस ने बनाया है? इन 4-5 मंत्रालयों ने मिलकर बनाया है। सो बेसिकली इन मंत्रालयों ने एकीकृत कानूनी और नीतिगत ढांचे के लिए एक स्वास्थ्य पहल शुरू की है। एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श वन हेल्थ के लिए कानूनी पर्यावरण आकलन पर 27-28 जून 2024 को नई दिल्ली में एक आयोजित होगा। यह पहल जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत करती है। क्लियर? तो समझ आया इनिशिएटिव क्या है फॉर वन हेल्थ के लिए यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो किस चीज से रिलेटेड है? बैंक एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट केप्ट इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम अनचेंज्ड फॉर Q2 फाइनल ईयर 2025। तो भारत सरकार ने बहुत सारी छोटी बचत योजनाएं चलाई हैं। अब क्या किया है सरकार ने कि क्वार्टर सेकेंड ईयर या दूसरे क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल 25 के लिए जो छोटी बचत योजनाएं हैं उनकी जो ब्याज दर है वो जो क्वार्टर फर्स्ट में थी वही सेकंड में रहेंगी, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं एक बार न्यूज। 2024 की 28 जून को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। विभिन्न योजनाएं जैसे कि बचत जमा, डाकघर समय जमा, किसान विकास पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और अन्य के लिए ब्याज दरें निर्देशित की गई हैं, जिनकी दरें 4.0 से 8.2 तक थी। उसके साथ साथ जो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसके लिए भी बेसिकली पिछले 3 वर्षों से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही रहा है, जिसे आखिरी बार जून 2020 में समायोजित किया गया था या एडजस्ट किया गया था। क्लियर? तो ये जो छोटी बचत योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा नागरिकों में नियमित बचत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधित की जाती हैं और इन्हें बचत जमा, सामाजिक सुरक्षा योजना और मासिक आय योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर? तो सिंपल न्यूज है, सरकार ने क्वार्टर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए छोटी बचत योजनाओं में जो ब्याज दर है उसको सेम रखा है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो अभी क्या है, भारत ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसने वर्ल्ड बैंक से 1.5 मिलियन के डॉलर की मंजूरी मिल गई है। तो सरकार ने ये जो लोन लिया है ये किस लिए लिया है? इस लोन का मेजर ही पर्पस है इंडिया में लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को, जो कम कार्बन एनर्जी सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत सरकार के बीच में और बेसिकली वर्ल्ड बैंक के बीच, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने लगभग 1.5 मिलियन अमेरिका डॉलर का लोन अभी मंजूर कराया है, जिसका पर्पस होगा कि कम कार्बन कैपेसिटी के ऊपर हम एनर्जी डेवलप कर सकें। तो 2024 में 29 जून को विश्व बैंक ने भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास को तेज करने में मदद करने के लिए दूसरी निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यात्मक विकास नीति संचालन के तहत लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। कार्यक्रम का ध्यान हरित हाइड्रोजन के लिए बाजार क्षमताओं को बढ़ाना, मीन जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है, उसको बेसिकली बढ़ाना है। उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है और उसके साथ साथ जो लो कार्बन एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको भी बढ़ाना है। क्लियर? सुधारों से वित्त वर्ष 25-26 से प्रति वर्ष कम से कम 45,000 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन और 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर उत्पन्न होने की उम्मीद है। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूडर्स हैं इंक्लूड अ USD 1.46 बिलियन लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिससे हमने कितना लिया है 31.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट शामिल है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो रिसेंटली
SEBI raised basic service demat account limit to Rs 10 lakh to boost retail investors participation in stock market. तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजरली पर्पस है भारत की शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। जैसे भारत की फाइनेंशियल जितने भी बैंक्स या एनबीएफसीज हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। सेम सेबी का पर्पस क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी एक्सचेंज मार्केट है, जो हमारी शेयर मार्केट है, उसको कंट्रोल करना। तो अभी सेबी ने क्या किया है? अभी लिमिट बीएसडी अकाउंट की लिमिटिंग बूस्ट की है 10 लाख तक, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें किसके अंदर? स्टॉक मार्केट के अंदर। तो देख लेते हैं एक बार न्यूज। 2024 में 28 जून को सेबी ने छोटे निवेशकों को शेयर बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। तो पहले लिमिट कितना हुआ करती थी? 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हुआ करती थी। अब लिमिट कितनी हो गई है? 1 सितंबर 2024 से व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक की मूल्य की प्रतिभूतियों के साथ एकल डीमेट खाता खोलने की अनुमति मिलेगी। उसके साथ साथ बीएसडीए विच इज बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क 4 लाख रुपए तक पोर्टफोलियो के लिए शून्य होगा और 10 लाख रुपए तक के पोर्टफोलियो के लिए 100 रुपए होगा। तो बेसिकली जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा, अगर आप 4 लाख रुपए तक की बात कर रहे हैं तो आपका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और अगर 10 लाख रुपए तक के पोर्टफोलियो की बात करें तो 100 रुपए क्या होगा? मेंटेनेंस चार्ज होगा वार्षिक। क्लियर? नए नियमों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और छोटे पोर्टफोलियो रखने वाले निवेशकों के लिए डीमेट शुल्क को कम करना है। डन। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सेबी ने क्या किया है? अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या शेयर मार्केट से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव मार्केट्स का, उसके लिए चेंज कर दिया है। तो सेबी ने डेरिवेटिव बाजार में शेयरों के प्रवेश निकास के लिए पात्रता मानदंड संशोधित किए हैं। तो सेबी ने डेरिवेटिव खंड में शेयरों के प्रवेश और निकाय के लिए पात्र मानदंडों को संशोधित किया है, जो परिपत्र जारी होने के 3 महीने के बाद प्रभावी होगा। नए मानदंडों के अनुसार शेयरों को औसतन दैनिक बाजार पूंजीकरण और औसत दैनिक व्यापारिक मूल्य के मामले में शेष 500 शेयरों में से चुना जाना चाहिए। स्टॉक का मीडियन कार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया और मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट कम 15,000 करोड़ रुपए कम से कम होनी चाहिए। नए मापदंड यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि जो नगद बाजार में स्टॉक का औसत है, औसत दैनिक डिलीवरी मूल्य से कम 35 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये भी मैंडेटरी कर दिया है कि ये कितना होना चाहिए? 35 करोड़ होना चाहिए कम से कम। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। रिसेंटली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इंक 850 करोड़ अर्बन इंफ्रा फाइनेंसिंग पैक्ट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी क्या हुआ है? एमएमआरडीए ने जर्मन बैंक विकास बैंक विच इज KWF के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की शहरी अवसंरचना वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास परिधि प्राधिकरण ने मुंबई में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जर्मन राज्य स्वामित्व वाले विकास बैंक KWF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएमआरडीए इन सतत परियोजनाओं के लिए अपने संसाधनों से लगभग 365 करोड़ रुपए भी जुटाएगा। निधियों का आवंटन हरित गलियारों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों की ओर किया जाएगा। ये परियोजनाएं मुंबई महानगर क्षेत्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और पर्यावरणीय चिंता को संबोधित करने का लक्ष्य रखती हैं। क्लियर? सो एमएमआरडीए ने जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो बंधन बैंक ने प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए नई सेवा शुरू किया। तो फॉर डायरेक्ट टैक्सेस बंधन बैंक लॉन्च न्यू सर्विस फॉर ऑनलाइन कलेक्शन। तो 2024 में 28 जून को बंधन बैंक ने भारत भर में निर्बाध कर भारत को सक्षम बनाने हेतु प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह की सुविधा शुरू की है। सेवा इंटरनेट बैंकिंग, भुगतान गेटवे, नगद चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध है। बंधन बैंक अपने 1700 शाखाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के ऑफलाइन भुगतान को भी स्वीकार करता है।
यह नई सेवा ग्राहकों के लिए कर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखती है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक ऑफ इंडिया ने PFRDA विच इज पेंशन फंड निर्यात और विकास प्राधिकरण द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार जीता है। सो हु वोन अटल पेंशन योजना पुरस्कार? तो द अटल पेंशन योजना पुरस्कार वाज वोन बाय PFRDA which is Pension Fund Regulatory and Development Authority for second consecutive year। तो लास्ट ईयर भी अटल पेंशन योजना PFRDA ने जीता था और इस बार भी ये बेसिकली जो प्लान है अवार्ड है ये किसने जीता है? PFRDA ने जीता है। तो बैंक ऑफ इंडिया को APY अल्टीमेट चैंपियनशिप कप से सम्मानित किया गया और इसकी 3 शाखाओं को पूरे भारत में शीर्ष 5 शाखाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। 3 BOI प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी APY नामांकित में उनको उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय विवेक जोशी। हु इज विवेक जोशी? ही इज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस in the presence of Dr. Deepak Mohante, who is the chairman of PFRDA। क्लियर? नेक्स्ट इज अभी हमने पढ़ा है कि वर्ल्ड बैंक ने 1.5 मिलियन लोन बेसिकली भारत को प्रोवाइड किया है ताकि भारत कम कार्बन और ग्रीन हाइड्रोजन पर मेजरली फोकस कर सके। तो अभी हम पढ़ चुके हैं ये न्यूज। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1.5 मिलियन की वित्त पोषण की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है। इस वित्त पोषण का उद्देश्य निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास को तेज करना है। यह पहल हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीनीकरण ऊर्जा की बढ़ती पैठ के लिए बाजार को बढ़ावा देगी। यह भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना और 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचना भी शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियम शाखाओं की शुरुआत की है। तो अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया के लिए रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया के लिए एक नई ब्रांच ओपन करेगा यूनियन बैंक, जिसे क्या कहा जाएगा? यूनियन प्रीमियम के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? सो भारतीय यूनियन बैंक ने यूनियन प्रीमियम शाखाएं शुरू की हैं। ये शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में उच्च मूल्य ग्राहकों के लिए अनुकूलित हैं। वे व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक व्यापक श्रेणी के उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए जाएंगे। Next is also a banking and financial news. Recently, RBI ups financial accommodation for state duty by 28% to 60,118 करोड़। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए RBI ने वित्त सहायता को 28% बढ़ाकर 60,118 करोड़ कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल वेज एंड मीन एडवांस WMA सीमा को 28% बढ़ा दिया है। सो बेसिकली व्हाट इज WMA? वेजेस एंड मीन एडवांस। तो अगर सेंटर गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली फंड कलेक्ट करना होता है, फंड चाहिए होता है RBI से, तो WMA के थ्रू, वेजेस एंड मीन एडवांस के थ्रू वो RBI से क्या कलेक्ट कर सकते हैं? फंड ले सकते हैं। तो अभी उस फंड की लिमिट को 28% बढ़ा दिया गया है RBI के थ्रू। तो पहले जो ये लिमिट हुआ करती थी वो 47,010 करोड़ हुआ करती थी, जिसे अभी लिमिट कितना कर दिया गया है? 60,118 करोड़ कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। यह संशोधन चुनिंदा राज्य वित्त सचिवों के समूह की सिफारिश पर आधारित है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन और प्रबंधित करने में मदद करना है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो CSCT गेट FSIB अप्रूवल टू हेड SBI एज नेक्स्ट चेयरमैन। तो जो CSCT हैं वो SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में FSIB की मंजूरी मिली है। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी को भारतीय स्टेट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अश्विनी तिवारी विनय टोसे इस पद के 2 अन्य दावेदार थे। सेठी वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। जब वे 63 वर्ष के हो जाएंगे तो SBI अध्यक्ष के पद से के लिए ऊपरी आयु सीमा है, तो रिजाइन दे देंगे। तो उनका कार्यालय अगस्त 2024 में समाप्त होने वाला है।
नेक्स्ट इज टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो टाटा ग्रुप हैज मेंटेन इट्स पोजीशन एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड विद अ वैल्यू ऑफ 28.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये प्रीवियस ईयर से लगभग 9% ज्यादा है। इसके साथ इन्फोसिस दूसरे स्थान पर है और एचडीएफसी ग्रुप बेसिकली जो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय हो गया है वह अब तीसरे स्थान पर है। टाटा समूह 30 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला भारतीय ब्रांड बनने की कगार पर है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो अडानी डिफेंस एंड थेल्स ग्रुप इंक पैक्ट टू मैन्युफैक्चर 70 रॉकेट्स इन इंडिया। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो अडानी डिफेंस और एक थेल्स ग्रुप, दोनों ने समझौता किया है ताकि वो भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट के निर्माण कर सकें। ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को समर्थन करता है ताकि भारत के अंदर क्या बनाई जा सके, चीजें बनाई जा सके। 70 मिलीमीटर रॉकेट भारत के स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और प्रचंड जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने विकसित किए हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये काफी हल्के होते हैं, कॉम्पैक्ट आकार के रॉकेट होते हैं, लगभग 1.5 मीटर से 7 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमले की क्षमता प्रदान करते हैं। इस समझौते का उद्देश्य भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट इज भारतीय नौसेना ने 17 वर्षों की सेवा के बाद विशाखापट्टनम के आईएनएस डेगा में UH-3H हेलीकॉप्टर को सेवा से हटा दिया। INS Dega, basically Indian Navy de-induced UH-3H helicopter after 7 years of service as INS Dega. 28 जून 2024 को भारतीय नौसेना ने 27 वर्ष की सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर को सेवा से हटा दिया है। यह एक समारोह के साथ जिसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने INS डेगा विशाखापट्टनम में की। तो UH-3H को भारतीय नौसेना एयर स्ट्राइक स्क्वाड 350 में सी किंग 42C हेलीकॉप्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। क्लियर। उसके साथ साथ UH-3H ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों, अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और विशेष अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च एडवांस जियो पोर्टल भवन पंचायत एंड NDEM वर्जन 5.0। What is NDEM? नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से ने 2 उन्नत जियो पोर्टल लॉन्च किए हैं। पहला है ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत जो इसका 4.0 संस्करण है और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन बेस जो इसका 5वां बेसिकली वर्जन है। ये जियो पोर्टल जो इसरो द्वारा विकसित किए गए हैं भारत के विभिन्न स्थानों के लिए 1:10,000 के पैमाने पर उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह चित्र प्रदान करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको उनसे बेसिकली हमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइटरी इमेज बेसिकली भेज सकते हैं जिससे हम इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो रूरल लैंड रिकॉर्ड है उसकी भी हम निगरानी रख सकते हैं। NDEM संस्करण 5.0 प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करता है और भारत और पड़ोसी देशों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समर्थन करता है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बेसिकली लॉन्च ई सांख्यिकी पोर्टल फॉर एनहेंस्ड डेटा एक्सेस। तो ई सांख्यिकी किसने लॉन्च किया है अभी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा या बेहतर डेटा को एक्सेस किया जा सके और जो डेटा है उसे उपयोगकर्ताओं तक इजीली अवेलेबल कराया जा सके। तो यह योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, जनता का समर्थन करेगा। नेक्स्ट इज रविंद्र जडेजा ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो स्पोर्ट्स न्यूज है, भारतीय प्लेयर हैं, ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने सेवानिवृत्ति भारत की T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के बाद ली है। जडेजा ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। T20 विश्व कप 2024 की ट्रॉफी के साथ उच्च स्तर पर विदाई ली। क्लियर। तो ये रिटायरमेंट है, किसने ली है? रविंद्र जडेजा ने फ्रॉम T20 क्रिकेट। सो नेक्स्ट इज एनवायरमेंट न्यूज।
बोर्नियो एलिफेंट क्लासिफाई एज एंडेंजर्ड बाय IUCN रेड लिस्ट। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो बोर्नियो की एशियाई हाथी हैं, जो हाथियों की सबसे छोटी प्रजाति है, उसको मानव गतिविधियों के कारण खतरे में बताया है और उसे रेड लिस्ट में रखा है। लगभग 1000 बोर्नियो हाथी जंगल में बचे हैं, जिनमें से लगभग 400 प्रिजनर करने वाले वयस्क हैं। ये हाथी आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, जिनमें नर लगभग 2.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ते हैं और अन्य एशियाई हाथियों की तुलना में उनके चेहरे थोड़े चौड़े होते हैं। वे मुख्य रूप से मलेशियाई राज्य सबा और इंडोनेशिया राज्य कालीमंतारा में पाए जाते हैं, जिनके सामने प्रमुख खतरे आवास की हानि, शिकार और मानव हाथी संघर्ष शामिल है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसके नए बेसिकली जो प्रेसिडेंट बने हैं वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। वे बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे, जो 2019 से इस पद पर थे। तो इससे पहले चार्ल्स मिशेल थे। यूरोपियन नेताओं ने 27 और 28 जून 2024 को ब्रुसेल में आगामी संस्थागत चक्र में उच्च स्तरीय EU भूमिकाओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। उर्सुला वान डेयर लेयन को यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नामांकित किया गया और काजा कैलास को विदेश मामले और सुरक्षा नीति के लिए संघ के उच्च प्रतिनिधि के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। तो आपको यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा का नाम याद रखना है, जो अभी न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए गए हैं यूरोपियन यूनियन के। नेक्स्ट भारतीय न्याय संहिता। तो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, अभी आप सबको पता है। फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता, दूसरा इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता। ये कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठक की है। ये बैठकें नए आपराधिक कानून को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन पर केंद्रित रहेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। तो नए 3 कानून आए हैं जो कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो रिसेंटली पत्रकार पीयूष पांडे ने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल क्या है? मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी। तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई और पत्रकार रचित वत्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की कहानी है। हिंदी संस्करण, जिसका शीर्षक मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद है, इसे 2022 में प्रकाशित किया गया था और ये अब इसका क्या है? इंग्लिश वर्जन है। मनोज वाजपेयी ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और 2019 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। रिसेंटली रवि अग्रवाल अपॉइंटेड CBDT चीफ सक्सेड नितिन गुप्ता। तो जो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसके जो पहले चीफ थे वो थे नितिन गुप्ता। अभी उनको किसने रिप्लेस कर दिया है? रवि अग्रवाल ने रिप्लेस कर दिया है, जो प्रीवियसली IRS ऑफिसर थे। तो इनका जो टेन्योर है वो जून 2025 तक चलेगा। ही मे रीअपॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन CBDT पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो आगे चल के इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 1 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स जो अभी हमने डिस्कस किए। तो अब हम एक बार क्विक समरी रिवाइज कर लेते हैं अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव देखा, जिसको MOHUA ने लॉन्च किया था। उसके साथ साथ हमने अभी रिवाइज किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, MOEFCC एंड DH ने जॉइंटली इनिशिएटिव लिया है फॉर यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ। उसके अलावा हमने कुछ बैंकिंग न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि क्वार्टर सेकंड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए स्मॉल स्कीम जो सेविंग्स है या स्मॉल सेविंग्स जो स्कीम्स है उनके लिए इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ सेवी के अप्रूवल्स देखिए, वर्ल्ड बैंक से हमें लोन मिला है, बैंकिंग अपडेट्स देखी। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से MMRDA इंक RX 850 करोड़ फ्रॉम जर्मनी डेवलपमेंट बैंक। उसके साथ साथ हमने बंधन बैंक से रिलेटेड न्यूज देखी। देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, जिसमें हमें अडानी एंड थेल्स ग्रुप का पैक्ट देखा, समझौता समझा है। इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने जितेंद्र सिंह ने उन्नत जियो पोर्टल लॉन्च किया है। उसके अलावा हमने ई सांख्यिकी पोर्टल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की।
देन वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, जिसमें हमने रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया डिस्कस किया, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे, जिसमें राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे देखे। देन एनवायरमेंट से हमने बोर्नियो हाथियों को IUCN ने रेड लिस्ट में जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में हमने देखा यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष बने हैं पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है, और मनोज वाजपेयी के ऊपर हमने पुस्तक देखी। और CBDT डिपार्टमेंट के हेड अभी किसे अपॉइंट किया गया है? रवि अग्रवाल को। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।